बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात के 12 बजे थे। मैं अपने कमरे में बैठी मामूल के मुताबिक रिसाला पढ़ रही थी कि नईम कुछ बेचैन से नज़र आए। मैंने देखा उनकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। वो कभी मुझे देखते तो कभी घड़ी को। क्या हुआ है नईम, आपको कुछ चाहिए? मैंने पूछा। नहीं, तुम सो जाओ, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। इन्होंने रुखाई से जवाब दिया। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे? मैं दिलचस्पी से पूछने लगी। कहा ना, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मुझे न जाने क्यों नईम के अंदाज से लगा कि उनकी शदीद ख्वाहिश है कि मैं उनकी नज़रों के सामने से गायब हो जाऊं। तब मैंने रिसाला साइड टेबल पर रखा और यूं ही आंखें मूंदे लेट गई। मैं भी रिवायती औरतों की तरह अपने शौहर की जासूसी कर रही थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी देर के बाद नईम ने इधर उधर देखा। मुझे सोता पाकर कमरे से निकल गए। दरअसल आज मैं मामूल से ज़्यादा देर तक जागी थी। तभी नईम को इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत पड़ी, वरना तो मैं रात के 9-10 बजे ही सो जाती थी। तब मुझे इनकी हरकतों का अंदाज़ा भी ना हो पाता। लेकिन आज मैं ज़रा देर तक जाग रही थी। तब नईम को अपनी बेचैनी का इजहार करना ही पड़ा। मैं सोच रही थी कि नईम न जाने कहाँ चले गए। कुछ देर उनका इंतज़ार करती रही, मगर वो कहीं नज़र न आए। मजबूरन मैं खुद ही उठकर कमरे से बाहर गई, मगर नईम मुझे कहीं नज़र न आए। मुझे लगा किसी काम से बाहर गए होंगे। मुझे परेशान करना मुनासिब ना समझा होगा, इसलिए बताया नहीं। मगर नईम की परेशानी में रात भर मुझे नींद न आई। काफ़ी देर तक जागती रही। सुबह सवेरे तकरीबन जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुए तो खटके से मेरी आँख खुल गई। मेरी नींद कच्ची थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। नईम, आप सारी रात कहाँ थे? मैंने आपको सारे घर में ढूंढा। कहीं नहीं, मैं तो पानी पीने गया हुआ था, वापस आकर सोया था, अभी अभी वॉशरूम से आ रहा हूँ। नईम ने सफ़ेद झूठ बोला। नईम, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो सोई ही नहीं, सारी रात की जाग रही हूँ, आपका इंतज़ार कर रही थी। आप पानी पीने तो नहीं गए थे? मैंने बहस की। मुझसे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ मैं, समझी तुम? अब सो जाओ। नईम ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया, मगर मैं कुछ समझी नहीं थी। मुझे बार बार जहन में एक ही बात आती कि नईम सारी रात घर भी नहीं थे, घर से बाहर भी नहीं गए, तो आखिर वो कहाँ थे? बहरहाल मैं भी सो रही। सुबह फजर के बाद मेरी आँख खुली। नमाज का वक्त तो निकल चुका था। सोचा उठकर 2 नफिल ही पढ़ लूँ। जल्दी जल्दी वज़ू बनाया, नमाज अदा की और नाश्ता बनाने की गर्ज से अपने कमरे से निकली। मगर ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि किचन पर लगा ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। ये ताला किसने लगाया? जाहिर है घर में और कोई नहीं था। ये हरकत नईम की हो सकती थी, मगर इन्होंने ऐसा किया क्यों, इसकी समझ न आ रही थी। मैं पैर चटकती कमरे में गई तो देखा नईम गहरी नींद सो रहे हैं। उन्हें नींद से जगाने का मतलब था अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवाना, इसलिए चुप होकर बैठी रही। उठेंगे तो खुद ही चाबी दे देंगे। कमरे में कहीं पर भी चाबी नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बैठी उनका मुंह तकती रही। सुबह के 12 बजे जब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तब मौसूफ की आँख खुली। उनकी आंखें खोलते ही मैं उन पर बरस पड़ी। आपको अंदाज़ा है नईम, आप क्या करके सोए हैं? किचन को ताला लगा है, अब मैं खाना कैसे पकाऊं? आपने ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम क्या उठते ही लड़ाई शुरू कर देती हो? नईम आंखें मलते हुए बोले। मैंने किचन को ताला कब लगाया? अगर यकीन नहीं आता, चलो मैं चलकर देखता हूँ। मैं तो किचन को ताला नहीं लगाता। नईम मेरे साथ आ गए। देखा तो किचन पर वाकई ताला पड़ा था। इन्होंने चौंक कर दूसरे कमरे की तरफ देखा, जो तकरीबन बंद ही रहता था, लेकिन 2-3 दिन से नईम ने उसे खोल रखा था। अरे, मैं भूल गया, ताला तो मैंने इस दरवाजे को लगाया था, ये यहाँ कैसे आ गया? नईम ने उजलत में किचन के दरवाजे का ताला खोलकर उस दूसरे दरवाजे को लगा दिया। अजीब बात है नईम, आपने इस कमरे को दरवाज़ा क्यों लगाया? मैंने फिर पुरसोच अंदाज में कहा। मेरा काम है, मैं इसे समझता हूँ, तुम्हें हर बात पूछने की ज़रूरत नहीं, जितना कहा है उतना किया करो। नईम का जवाब ऐसा था कि मैं चुप होकर रह गई, मगर एक ही घर में रहते हुए इतनी बेनियाज तो हो नहीं सकती थी।
सोचा कि शाम को घर आएंगे तो इनसे खुद ही पूछ लूँगी कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो इन्होंने मुझे यहाँ जाने से रोक रखा है, और कमरे को ताला लगा रखा है। मैंने कई बार उनसे चाबी मांगी मगर मुझे नहीं दी। बहरहाल उस वक्त गुस्से में थे। मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की। शाम को उनके घर आने का इंतज़ार कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि नईम अकेले नहीं आए थे। उनके साथ घूंघट निकाले एक औरत भी खड़ी थी। औरत ने अपना चेहरा छुपा रखा था, जबकि वो नईम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरे ही घर में कोई और औरत, और ये कि उसका मुझे पता भी ना था। नईम ने उससे मेरा तारुफ भी ना करवाया। मुझसे कहने लगे, इन्हें अंदर लेकर जाओ। ये कौन है? मैंने नईम से चुपता हुआ सवाल किया। जितना कहा है उतना करो। नईम ने अपना तकिया कलाम दोहराया। नहीं नईम, मुझे बताएं ये औरत कौन है। मैं उन पर तकरीबन इन्होंने हाथ से मुझे झटक कर पीछे किया और उस औरत को उसी बंद कमरे की तरफ लेकर गए। दरवाजे की चाबी खोली और उसे कमरे के अंदर भेज दिया। बाहर से दोबारा ताला लगा दिया। ये देखकर मुझे तो और परेशानी होने लगी। मैं दरवाजे पर जुनूनी अंदाज में मुक्के बरसाने लगी। तब इन्होंने गुस्से में आकर मुझे किचन में धकेल दिया। यही नहीं, मेरे चीखने चिल्लाने पर बाहर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। मेरी तो परेशानी का आलम न रहा। चीखती चिल्लाती दरवाज़ा पीटती रही मगर नईम को तरस न आया। इन्होंने ना ही दरवाज़ा खोला, ना मेरे किसी सवाल का जवाब दिया। यूं ही बुत बने बैठे रहे। मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। उस औरत के बारे में मैं जानना चाहती थी कि वो कौन है और हमारे घर क्यों आई है। मगरिब के वक्त उस कमरे का दरवाज़ा नईम ने खोला तो वो औरत उसी तरह अपना घूंघट निकाले हमारे घर से चली के बाद नईम ने मेरा भी दरवाज़ा खोल दिया। मैं बाहर आकर उनसे खूब लड़ी। मुझे अभी और इसी वक्त मैके छोड़ाएं, मैं यहाँ एक लम्हा नहीं रुकूंगी। मैंने नईम को गुस्से से तंबीह की। हौसला करो बेगम, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। इस औरत से मेरा ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं, तुम खामखा शक कर रही हो। नईम ने मुझे तहम्मुल से समझाने की कोशिश की मगर मैं उस घर में अब एक मिनट नहीं रुक सकती थी। मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अपने माँ बाप के घर चली आई। नईम से सख्त खफा हो चुकी थी। नहीं चाहती थी कि अब मज़ीद इनके घर में रहकर अपनी बेइज्जती करवाऊं। मैके आई तो माँ बाप मुझे लुटी पुटी हालत में देखकर परेशान हो गए। उनकी परेशानी देखकर मेरा दिल न चाहा कि उन्हें अपने ससुराल की परेशानी से भी आगाह करके उनके दुखों को दुगना कर दूं। शायद वो मेरी छोटी बहन की वजह से भी परेशान थे, जिसका अभी तक रिश्ता नहीं हो पाया था और उसकी उम्र भी की। मैं तो शादीशुदा थी, इसलिए एहसास न होता था, मगर गैर शादीशुदा लड़कियों की उम्रें ज़माने के मुताबिक तेज़ी से ही बढ़ती हैं। मुझे भी अपनी बहन की फ़िक्र थी, मगर ये सच है कि छोटी होने के बावजूद वो हमेशा मुझे अच्छे मशवरों से नवाजा करती। मैं उससे कुछ छुपा ना पाती। उसके गले लगकर मैंने नईम की सारी बातें उसे बता दीं। वो कुछ देर सोचती रही और बोली, बाजी, शुक्र करो कि तुम्हारा घर तो आबाद है। कम से कम तुम अपने माँ बाप पर बोझ तो नहीं हो। मुझे ही देख लो, मेरे लिए अम्मी अब्बू कितना परेशान रहते हैं। मैं कुछ कर भी नहीं सकती और अब माँ बाप के लिए दिल का छाला बनकर रह गई हूँ। बात तो उसकी ठीक थी, मगर इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए ये समझ ना आ रहा था। तब मेरी बहन ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा शौहर वैसा ना हो जैसा तुम समझ रही हो। बाज़ मर्दों की आदत होती है, वो ज़्यादा बहस और वजाहत में नहीं पड़ते, लेकिन अगर तुम अपना घर छोड़कर आ गई हो तो ये उन्हें ज़रूर बुरा लगेगा। मेरी बहन ने सही कहा था। उसके 2-3 दिन मुसलसल एहसास दिलाने पर मैंने सोचा कि मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। वहाँ जो होगी देखी जाएगी। उस औरत के बारे में भी मालूम कर लूँगी कि वो कौन है और क्यों हमारे घर आती है। मगर मुझे यकीन था कि 2-3 दिन के बाद जब मैं खुद चलकर अपने शौहर के घर जाऊँगी तो वो मेरा इस्तकबाल करेंगे और दोबारा उस औरत का नाम भी नहीं लेंगे। इसी इरादे से मैं दिल पर पत्थर रखकर वापस अपने ससुराल चली गई। हालांकि नईम मुझे लेने नहीं आए थे। रास्ता भर उस औरत के बारे में सोचती रही, नईम के रवैये को भी भुलाने की कोशिश करने लगी।
दरवाजे पर आकर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाज़ा ना खोला। दरवाज़ा बंद था और बाहर ताला भी नहीं लगा हुआ था। तब मैं मायूस होकर पलटने ही लगी थी, मुझे दूसरी तरफ से आते दिखाई दिए। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए, तेज़ी से चलते घर की तरफ आए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। नईम ने बाहर से धागा खींचकर उसे खोला। नईम का ये अंदाज मुझे अजीब सा लगा। नईम, अगर आप बाहर थे तो अंदर से कुंडी किसने लगाई? मैंने फिर सवाल किया। इतने दिनों के बाद आई हो, मगर तुमने लड़ना नहीं छोड़ा। वही पुरानी आदतें हैं तुम्हारी। नईम अब मुझे देखकर गुस्सा करने लगे। कमाल है, मैं इतने दिनों के बाद मैके से आई हूँ और आपको ज़रा एहसास नहीं? मैं नाराज़ होने लगी। एहसास है, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो। कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता और न कभी बताऊंगा। नईम जैसे ज़िद पर अड़ गए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि उसी कमरे का दरवाज़ा खुला। कुंडी की आवाज़ के साथ घूंघट ओढ़े वो औरत दरवाजे से बाहर निकली और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उस औरत को देखकर मेरे तन बदन में बेगैरत, बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर में डाका डालती है। कौन है तू? ये कहते हुए मैंने उसका घूंघट खींच लिया, मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो इंतहाई मामूली सी औरत थी। शक्ल सूरत से शादीशुदा, बल्कि बच्चों की माँ लगती थी। मगर नईम की नजर करम उस पर कैसे गई, ये एक अजीब मुअम्मा था। नईम की तरफदारी देखकर मुझे उस औरत पर और गुस्सा आ गया। मैंने उसके बाल नोचना शुरू कर दिए। मैं जुनूनी अंदाज में उसे मारती जा रही थी। ये देखकर नईम उस औरत को बचाने लगे। बिलाखिर वो उसे अलग करने में कामयाब हो गए। उसे जल्दी से घर जाने का कहा। जाते जाते मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो एक लम्हे को मैं समझ गई कि ये औरत कौन है। दरअसल इसका नाम चांदनी बेगम था। ये मेरी एक सहेली रामीन के घर में मामूली सी मुलाजिमा थी। मैं इसे जानती तो नहीं थी, मगर जब भी रामीन के घर आना जाना होता, ये रामीन की खिदमतों में लगी होती। उसके जाने के बाद मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि अपने शौहर को लगाम डालना तो मुश्किल हो रहा है, क्यों न मैं अपनी सहेली रामीन की मदद लूं और उसे इस सारे अमर से आगाह कर दूं। उससे कहूं कि वो अपनी काम वाली को संभाल कर रखे। अगर शादीशुदा नहीं है तो किसी ड्राइवर या माली से उसकी शादी कर दे। अब जबकि मेरा मसला हल होने जा रहा था, मैंने अपने शौहर से बातचीत करना छोड़ दी। मैं इस मामले में उनसे लड़ना झगड़ना बंद कर चुकी थी। अब हमारे ताल्लुकात खुशगवार हो चुके थे, मगर मैं उस औरत की बात भूली नहीं थी। शाम को नईम के आने से पहले मैं रामीन के घर के लिए चल पड़ी। रामीन के घर पहुंचकर मैं उससे मिली तो वो बहुत भुजी भुजी सी लग रही थी। चेहरे पर गुस्सा नुमाया था और कुछ उलझी उलझी सी थी। क्या बात है रामीन, तुम कुछ परेशान लग रही हो? हाँ, परेशानियां तो बहुत हैं। मैं भी तुम्हारे सामने एक परेशानी लेकर आई हूँ। मैंने उसे अपने शौहर और उस औरत की सारी कहानी सुना दी। उसे कहा कि ये चांदनी बेगम ही है, जिसे मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। इसे मैंने तुम्हारे घर कई बार काम करते देखा है। अगर तुम्हारी दस्तरस में है तो खुदा के लिए इसे समझा दो कि मेरे शौहर का पीछा छोड़ दे। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी, जबकि मेरे माँ बाप भी मेरी छोटी बहन की वजह से परेशान हैं। इस बात पर रामीन ने मुझे चौंक कर देखा। तुमने चांदनी को कहाँ देखा है? क्या वो तुम्हारे शौहर से मिलती है? अगर मिलती है तो मुझे उसका पता बताओ। रामीन बहुत दिलचस्पी से मेरी बातें सुन रही थी। वो मेरे शौहर से मिलने मेरे ही घर आती है। मैंने इन दोनों को कभी एक साथ नहीं देखा। हो सकता है कि ये मेरा गुमान ही हो, मगर तुम ये भी तो देखो कि उसने चांदनी के लिए एक अलग कमरा रखा हुआ है। चांदनी आती है और सीधा उस कमरे में चली जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे शौहर ने उस कमरे में ऐसा क्या खजाना दफन कर रखा है जिसकी हिफाजत पर ये चांदनी बेगम मामूर हैं। मेरे लहजे में गुस्सा नुमाया था, जबकि रामीन किसी गहरी सोच में गुम थी। उसे सब कुछ बताकर मैं इत्मीनान से घर आ गई। घर आकर मैं हैरान रह गई जब मैंने उसी चांदनी बेगम को अपने घर के सहन में टहलते देखा। उसे देखकर मेरा दिल चाहा कि अभी और इसी वक्त इसे कत्ल कर दूं, मगर मैंने अपने दिल पर काबू रखा। मैं जानती थी कि इसकी मालकिन इसे खुद ही ठीक कर लेगी। उस दिन तो मैंने उसे कुछ न कहा। वो भी मुझे देखकर खामोशी से अपना रास्ता नापती चली गई।
اس کے جانے کے بعد وہ 1-2 دن تک مجھے نظر نہ آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے تو ہمارے گھر آنا چھوڑ ہی دیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے لیے کس مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، اگلے ہی دن ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ پولیس ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ پولیس والوں اور پولیس موبائل کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں میرے گھر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بی بی، ہمیں اپنے شوہر سے ملواؤ، اسی سے کام ہے۔ اتنے میں نعیم خود ہی دروازے تک آ چکے تھے۔ ان لوگوں نے نعیم کو ہتھ کڑیاں پہنائیں اور وہاں سے پولیس موبائل میں بٹھا کر تھانے لے گئے۔ میری تو حالت بری تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اپنے سر کے تاج کو اس مشکل سے کیسے بچاؤں۔ کافی دیر گزر گئی، میں اپنے گھر میں بیٹھی روتی رہی۔ پھر خیال آیا کہ رونے دھونے سے مسئلہ حل نہ ہوگا۔ ابا کے ایک جاننے والے انکل ساجد تھے۔ انکل ساجد سے ہم بہنوں کی اچھی بات چیت تھی۔ میں اکثر ابا کے بجائے انہی کو فون کرتی، کیونکہ وہ حوصلے والے تھے اور میرے مسئلے منٹوں میں حل کر دیا کرتے۔ میں نے انہیں فون کیا، ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے میری پریشانی دیکھی تو فوراً تھانے گئے۔ تھانے جا کر پتہ چلا کہ میرے شوہر کو کسی اور نے نہیں بلکہ ملک شاہ زین کی بیوی رامین علی نے گرفتار کروایا ہے۔ رامین تو میری درینہ سہیلی تھی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ میرے خلاف اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ تھانے جانے سے پہلے میں رامین کے پاس پہنچی، اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ رامین، میرے شوہر کا قصور کیا ہے جو تم نے اس بیچارے کو جیل میں بند کروا دیا؟ مجھ سے پوچھتی ہو قصور؟ اس نے سختی سے جواب دیا، تمہارے شوہر نے اس چاندنی کے ساتھ مل کر میرے خلاف جو سازش رچائی ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی، اور ایسے لوگوں کو رامین کبھی معاف نہیں کرتی۔ رامین کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ تو سوچو، وہ میرا شوہر ہے، مجھے اس کا قصور تو بتاؤ۔ میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، اس کے نقصان کا ازالہ میں کروں گی۔ کیا تم مجھے ماں بنا سکتی ہو؟ رامین نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہارے شوہر اور چاندنی نے مل کر میرے بچوں کو اٹھایا ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکی۔ اتنے دن میرے بچے ان لوگوں کی حراست میں رہے، انہیں کھانے کو مناسب چیزیں بھی نہیں مل رہی تھیں۔ تم بتاؤ میں انہیں کیسے معاف کر دوں؟ مگر رامین، وہ تمہارے بچوں کو کیوں اغوا کریں گے؟ آخر تمہارے بچوں سے ان کی کیا دشمنی؟ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ رامین کیا بات کر رہی ہے۔ مجبور ہو کر جب مجھے لگا کہ اب رامین سے کسی قسم کی مدد نہیں ملے گی تو سیدھا تھانے پہنچ گئی۔ شوہر سے ملاقات کر کے اس سے پوچھا کہ رامین نے انہیں کیوں گرفتار کیا۔ تب کہنے لگے رامین ایک پاگل عورت ہے، اس نے چاندنی کو اپنے گھر میں اس لیے رکھا تھا کہ وہ اس کے لیے بچے پیدا کر سکے۔ صرف بچوں کا خرچہ اٹھانے سے کیا وہ ماں بننے کا حق ایک معصوم عورت سے چھین لیتی؟ بس میں نے چاندنی کو کہا کہ تم اپنے بچے میرے گھر رکھوا دو، میں تمہیں ان سے ملواتا رہوں گا، مگر چونکہ تم سے اس بات کو چھپایا، میں جانتا تھا کہ تم چاہ کر بھی رامین کے خلاف نہیں جا سکو گی۔ آخر کو وہ تمہاری سہیلی تو ہے۔ چاندنی کو بھی اسی لیے گھونگھٹ کرنے کو کہا تھا، مگر تم نے نہ جانے اس کا کیا مطلب لیا۔ جا کر رامین کو دے دی ساری رپورٹ، اب خوش ہو مجھے گرفتار کروا کر؟ اپنے شوہر کی طنزیہ باتیں سن کر میرا چہرہ مرجھا گیا۔ کاش میں جان پاتی کہ اصل کہانی کیا ہے تو اپنے شوہر کے خلاف کبھی نہ جاتی، اور رامین جس نے اپنے پیسے کے بلبوتے پر وقتی طور پر ایک ماں کے بچے تو چھین لیے مگر ساری عمر بے چین رہے گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کسی ماں کی گود اجاڑ کر کبھی کوئی عورت خوش نہیں رہ سکتی۔ آج بھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں کہ شاید رامین کو رحم آ جائے اور وہ اسے چھوڑ دے، مگر مجھے اس ظالم عورت سے کوئی امید نہیں۔ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کے لیے دعا کریں کہ اسے تھانے سے جلد رہائی مل جائے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے چاندنی کو اپنے بچوں سے ملوانے کی ایک معصوم سی کوشش کی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔